Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second unit of industrial pharmacy. इसका ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका. इससे पहले हम लोग ग्रेनुलेशन टेक्निक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि आपकी लगभग 3 तरह की आपकी ग्रेनुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जिनमें आपकी डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन एंड वेट ग्रेनुलेशन. अब आप लोग ग्रेन्यूल्स बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, एज पर द सिलेबस. अब इसके बाद आपका प्रोसेस आता है कंप्रेशन का. मतलब आपने ग्रेन्यूल्स तो बना लिए, अब आपको क्या करना है, आपको उनको कंप्रेस करना है. ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब है आपको उसको टैबलेट की शेप में लेके आना है, अपने डिजायर्ड शेप में. जिस तरह की भी, जिस शेप की भी आप टैबलेट बनाना चाहते हो, उसी शेप में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्रेशन. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हो. इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक भी है, दैट इज द टैबलेट कंप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिफाइन इट, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, ए टैबलेट मेड बाय फोर्सिबल कंप्रेसिंग पाउडर्ड मेडिकेशन इनटू द डिजायर्ड शेप्स टू डिक्रीज देयर सोल्युबिलिटी और वॉल्यूम्स. ठीक है, आप क्या करते हो, पाउडर्ड मेडिकेशन को, यानी कि वो मेडिकेशन जो पाउडर की फॉर्म में है, उसको आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, है ना, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो. फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके बीच में जो वॉल्यूम्स है, आपको पता है जब पाउडर आपके पैक होते हैं तो उनके बीच में वॉइड स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं. आपने प्री फॉर्मुलेशन के अंदर भी पढ़ा है. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सोल्युबिलिटी भी कम हो जाती है. सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाती है और टैबलेट आपकी कॉम्पैक्ट होने लगती है. उसका शेप धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आपकी डाई है, डाई में आपके पाउडर कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं. ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह है, जिसको हम वॉल्यूम बोल रहे हैं, वॉइड स्पेसेस बोल रहे हैं. जैसे ही मान लेते हैं यहाँ से पंच आ रहा है, यहाँ से पंच आ रहा है, तो ये पाउडर क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे. इस तरीके से आपके कॉम्पैक्ट होने लगेंगे, कंप्रेस होने लगेंगे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन. जिसके बाद आप टैबलेट को डिजायर्ड शेप दे देते हो. तो यहीं पर आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर रहे हो, उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो, जिससे कि वो टैबलेट की शेप में आ सके. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, फोर्सिंग पार्टिकल्स इनटू क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर बाय कन्फाइंड कंप्रेशन. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पाउडर के पार्टिकल्स को आसपास लेके आ रहे हो, क्लोज प्रोक्सिमिटी में लेके आ रहे हो बाय अप्लाइंग प्रेशर या बाय अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशन. अगर मैं बात करता हूं, इट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पाउडर. सेम अगेन वही बात आपकी रिपीट हो रही है. कंप्रेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम समझना चाहें, पाउडर है आपके, पाउडर जब पैक होते हैं, डाई के अंदर आते हैं, तो वहां पर उसमें वॉल्यूम्स होती है, वॉइड खाली स्थान पाए जाते हैं. जैसे आप उसको कंप्रेस करते हो तो खाली स्थान जो है आपका वो भरने लगता है, वॉल्यूम कम होने लगती है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्रेशन. इसी के द्वारा आपकी टैबलेट बनती है. आगे हम बात करते हैं, किस कंप्रेशन में आपके कौन कौन से फेस होते हैं. ऐसा तो नहीं कि टैबलेट आपकी एक ही बार में बन जाएगी. आपकी टैबलेट कुछ फेस से होकर गुजरती है, या आपका मटेरियल कुछ फेस को ओवरकम करता है, जिनमें सबसे पहला फेस, दैट इज द फेस नंबर 1, यह आपका होता है रीअरेंजमेंट या रिडक्शन इन वॉल्यूम. जैसे कि मैंने बताया, जैसे कंप्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाती है. ठीक है, तो सबसे पहला फेस यही होता है. जब आपका पाउडर मटेरियल कंप्रेस होगा तो उसके बीच में जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी. इसके बाद क्या होगा, फेज 2 में जब वॉल्यूम कंप्लीटली क्या हो जाएगी, आपकी रिमूव हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा उसका, तब आपका होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन. आपको पता है रबर बैंड हैज इलास्टिसिटी, मतलब आप उसको स्ट्रेच करोगे वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगी. तो यहाँ पर भी कुछ सेम होता है. जब पाउडर आपके नजदीक आ चुके हैं, ठीक है, उस फेज में, फेज 2 में आपके पाउडर नजदीक तो आ चुके हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर को हटा लेते हो, प्रेशर रिमूव कर लेते हो, तो पाउडर आपके क्या हो सकते हैं, दोबारा अपनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं इलास्टिक फॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन आप प्रेशर को नहीं हटाते और प्रेशर को कंटिन्यूअसली आगे कैरी ऑन करते हो, तो आपका फेज 3 आता है. फेज 3 में होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, प्लास्टिक को आप खींच के देखिए, प्लास्टिक नहीं खींचेगी. अगर आपकी खींच भी गई तो वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आएगी. सेम आपके पाउडर मटेरियल के साथ में होता है. इलास्टिक फॉर्मेशन में क्या होता है, वो रिवर्सिबल होते हैं, अपनी शेप को दोबारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं.
वॉल्यूम दोबारा ऑक्यूपाई हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक फॉर्मेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होती। एक बार वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो वो दोबारा रिवर्सिबली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक भी ठीक है आपका। लेकिन अगर आप इस पे और कंप्रेशन या और फोर्स अप्लाई करते जाते हो, फेज 4 आपका आ जाता है, तो यहां पर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है वॉल्यूम तो बची नहीं, रिवर्सिबल भी हो गया, इरिवर्सिबल भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, या तो आपके पाउडर मटेरियल टूटने लगेंगे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे, या उनके बीच में क्या होगा, इंटर बॉन्डिंग हो जाएगी। आपस में पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में इंटर बॉन्डिंग करने लगेंगे। ठीक है, दिस इज द इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग या इंटर पार्टिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे ही आप और कंप्रेशन अप्लाई करते हो प्लास्टिक फॉर्मेशन के बाद में, तो इंटर पार्टिकुलर बॉन्डिंग होगी, जहां पर पार्टिकल्स आपके एक दूसरे के साथ में बाइंड होने लगेंगे। ठीक है, कुछ टैबलेट आपकी ऐसी होती है जो फेज 4 पर जाकर प्रिपेयर होती है, कुछ टैबलेट आपकी ऐसी होती है तो फेज 3 में ही प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, फेज 3 में आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी टैबलेट आपकी बन सकती है, और फेज 4 में फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में डिसएडवांटेज क्या है कि पार्टिकल्स आपका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फेज होते हैं जहां पर कंप्रेशन के दौरान आपके टैबलेट या आपका पाउडर मटेरियल इन फेज से गुजरता है। इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर फोर्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। जब आप कंप्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होंगे। तो फोर्स बेसिकली आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जिनमें पहला फोर्स आपका होता है मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपका पार्टिकल इरेगुलर शेप में है, ठीक है, आपका पार्टिकल रेगुलर शेप में नहीं है, एक सिमिलर शेप में नहीं है, सभी के सभी पार्टिकल इरेगुलर शेप में है, तो क्या होता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो जाती है। मतलब पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में बाइंड करने लग जाते हैं, जो कि आपने फेज 4 में भी देखा। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लग जाते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा। फिर आपका होता है सॉलिड ब्रिजेस या सॉलिड ब्रिज फोर्स। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पार्टिकल के एज है, फॉर एग्जांपल ये आपका पार्टिकल है, इसके जो चारों तरफ की सरफेस है, इसके जो एजिस हैं, कोने हैं इसके, ठीक है, किनारे हैं इसके, ये धीरे धीरे क्या होंगे, आपके मेल्ट होने लगेंगे। क्योंकि जब आप कंप्रेस कर रहे हो, हल्का सा टेम्परेचर भी एलिवेट होगा, क्योंकि दो पंच के बीच में आपका पाउडर आ रहा है। टेम्परेचर एलिवेट होने की वजह से क्या होगा, इसके कॉर्नर, इसके एजेस क्या होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल के साथ में आराम से बाइंड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके हाइड्रोलिक प्रेशर भी यूज होता है। ठीक है, आप आगे चल के देखोगे मल्टी प्रेस रोटरी मशीन में, जहां पर क्या होता है, आपका एक रोलर मूव करता है, वो रोलर आपका क्रिएट करता है हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ आपके फोर्सेस हैं जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कंप्रेशन प्रोसेस, कि कंप्रेशन प्रोसेस होता क्या है। वैसे तो आप लोग जान चुके हो कि फोर्स अप्लाई करके पाउडर को टैबलेट में कन्वर्ट करना, यही क्या है, आपका कंप्रेशन है। लेकिन फिर भी जब आपका पाउडर मटेरियल डाई में आता है, ठीक है, अगर आप देखते हो आपने टैबलेट पंचिंग मशीन को अगर आप देखते हो कभी लैब में जाके देखना, वैसे मैं इसमें आगे आपको इमेज बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक होपर होता है, जैसे कि आटा चक्के की मशीन होती है, उसमें एक होपर होता है जिसको हम फीड कप भी बोलते हैं, फीड कप। इसमें क्या होता है, पाउडर मटेरियल डाला जाता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीरे धीरे मूव करता है और एक खाली स्थान होता है। ठीक है, एक खाली स्थान होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डाई। इस डाई में आकर आपका पाउडर मटेरियल फिल हो जाता है। ठीक है, डाई का शेप, डाई की शेप और डाई कितने साइज की होगी, कितने शेप की होगी, ये डिपेंड करता है डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द डोजेस फॉर्म। आपको कितने डोजेस फॉर्म, आपको डोजेस फॉर्म में कितना अमाउंट चाहिए ड्रग का, उस पर इसका साइज एंड शेप डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपका पाउडर मटेरियल फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद में क्या होगा, दो पंच होते हैं आपके, एक अपर पंच होता है, एक लोअर पंच होता है। दोनों क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे डाई के बीच में, ये नीचे से प्रेस करेगा, वो ऊपर से प्रेस करेगा। ठीक है, तो प्रेस होने की वजह से क्या होता है, इन चारों फेस को पूरा करते हुए फाइनली आपकी टैबलेट शेप में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है। बेसिकली आपका ये लोअर पंच और अपर पंच होते हैं, सिंगल प्रेस में भी होते हैं और आपके मल्टी प्रेस में भी होते हैं। दो तरह की मशीनें होती हैं, एक आपकी सिंगल पंच प्रेस होती है, एक आपकी मल्टी स्टेशन प्रेस होती है। ठीक है, देखो सिंगल प्रेस में याद रखना
कि आपका लोअर पंच कभी मूव नहीं करता, वो अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है, लेकिन अपर पंच आपका अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे ही डाउन होगा वो प्रेस करेगा, अप होगा टैबलेट इजेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन मल्टी प्रेस में क्या होता है, लोअर एंड अपर दोनों पंच आपके मूव करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि जब दोनों पंच मूव करते हैं तब आपकी टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली कंप्रेशन प्रोसेस में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं डाई एंड पंच। यहाँ पर ये आपके डाई है, ठीक है। डाई मतलब एक कैविटी है जहां पर आपका पाउडर मटेरियल या आपके ग्रैन्यूल्स फिल होते हैं, जहां पर आप आते हैं ऊपर से निकलकर डाई में फिल हो जाते हैं, तब वहां पर उसका कंप्रेशन होता है। डाई के अलावा पंच होते हैं। पंच आपके दो तरीके से होते हैं, अपर पंच एंड लोअर पंच। जो ऊपर से प्रेस करेगा डाउनवर्ड मूव करेगा वो आपका अपर पंच है, जो नीचे से प्रेस करेगा एंड अपवर्ड मूव करेगा ये आपका लोअर पंच होता है, ठीक है। पंच बेसिकली आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, समटाइम्स ये हाई कापर स्टील के बने होते हैं, और ये आपके क्रोमियम के भी बने होते हैं, ठीक है। तो इन मेटल से आपके ये बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल से आप लोग पंच को बना लोगे, ठीक है। पंच बेसिकली आपके बने होते हैं क्योंकि एक आपकी एजेंसी होती है, ठीक है, जो आपकी होती है टैबलेट स्पेसिफिक मैनुअल, जो कि आपकी अमेरिका एंड अदर कंट्रीज में फॉलो की जाती है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड होता है आपका EU, दैट मीन यूरो स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि किस मेटल का पंच होना चाहिए, किस मेटल का नहीं होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पंच यूज करते हैं, अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर हम पंच की बात करें तो उसको हम कई पार्ट में बोल सकते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला पोर्शन इसका हेड होता है, ठीक है, ये हेड कहलाता है। इसके ऊपर वाला पोर्शन इसका नेक कहलाता है, गर्दन कहलाती है। ये पूरा वाला पोर्शन आपका बैरल कहलाता है, ठीक है। और ये पोर्शन जहां से ये कंप्रेस करता है ये आपका स्टेम कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पंच होता है। सिमिलर पोर्शन आपके अपर पंच में भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पंच या आपकी जो टैबलेट टूलिंग सिस्टम है, दैट मीन डाई और पंच मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं टैबलेट टूलिंग सिस्टम। इस टैबलेट टूलिंग सिस्टम को कौन डिसाइड करता है, फिक्स्ड बाय TSM, दैट इज द टैबलेट स्पेसिफिकेशन मैनुअल, ठीक है, एंड EU, दैट इज द यूरो स्टैंडर्ड। ये दो एजेंसी है या दो ये आपकी जस्ट लाइक एन SOP है जिसके बिहाफ पे आप लोग टैबलेट एंड पंच को फिक्स करते हैं। अब पंच आपके बेसिकली दो तरीके से होते हैं अकॉर्डिंग टू द TSM, टैबलेट स्पेसिफिकेशन मैनुअल। आपके दो तरह के पंच होते हैं, एक आपका होता है B टाइप, एक आपका होता है D टाइप। B टाइप का मतलब क्या है, ये दोनों डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेड डायमीटर, ठीक है। ये जो हेड है इसका डायमीटर कितना है, अगर डायमीटर उसका 1 इंच है तो वो B टाइप होता है। अगर उसका डायमीटर 1.25 इंच है तो वो आपका D टाइप होता है। तो दो तरीके से आपके ये पंच होते हैं। तो आई होप यहां तक आपको पता लग गया। आगे हम बात करते हैं टैबलेटिंग के दौरान जब आप टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप है आपके। ऊपर से मटेरियल आएगा, डाई में फिल होगा, दिस इज डाई फिलिंग। सबसे पहले डाई भरेगी, डाई भरने के बाद में क्या होगा, टैबलेट फॉर्मेशन यानी कि कंप्रेस होगा। लोअर पंच एंड अपर पंच दोनों मिलकर इसको कंप्रेस करेंगे। तो दूसरा स्टेप आपका होता है टैबलेट फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप यहाँ पर होता है टैबलेट इजेक्शन। जब आपकी टैबलेट बन गई है तो उसको डाई से बाहर निकालना, डाई से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड टैबलेट इजेक्शन। टैबलेट इजेक्शन के दौरान आपके लुब्रिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, टैबलेट को इजीली रिमूव करा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट कंप्रेशन में क्या होता है, अगर सिंगल प्रेस मशीन है तो आपका अपर पंच मूव करता है, अगर मल्टी प्रेस मशीन है, मल्टी स्टेशन मशीन है तो आपके दोनों पंच मूव करते हैं। इसको हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। जो आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन होती है बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज द सिंगल पंच प्रेस एंड सेकंड वन इज द रोटरी प्रेस या मल्टी स्टेशन प्रेस। सिंगल पंच प्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपकी एक बार में एक ही टैबलेट बनाती है, क्योंकि इसके पास में एक डाई होती है और दो पंच होते हैं। एक डाई होगी और दो पंच होंगे, जिनमें एक अपर पंच होगा, एक लोअर पंच होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे 200 टैबलेट पर मिनट बन सकती है। तो आपको पता है ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में यूज की जाती है। अगर बहुत कम टैबलेट बनानी है तो आप सिंगल पंच प्रेस मशीन को यूज कर सकते हैं। बहुत कम टैबलेट की जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे कि फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट के दौरान, FND के दौरान, क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान, एंड समटाइम्स जब आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हैं तब भी इसको यूज किया जाता है।
हो सकता है वो आपकी मैनुअल हो या सेमी ऑटोमेटिक हो, लेकिन वो आपके सिंगल पंच प्रेस ही कहलाती है अगर उसके अंदर आपकी एक ही डाई है तो। इसके बाद दूसरी होती है रोटरी प्रेस या मल्टी स्टेशन प्रेस। इसके नाम से ये पता लग रहा है मल्टी स्टेशन प्रेस, मतलब इसके पास में कई डाई होंगी। स्टेशन का मतलब है जहां पर आपका पाउडर आके रुकेगा, आपके ग्रेन्यूल्स आके फिल होंगे। कई डाई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी स्टेशन प्रेस। इसमें आपके 3 से लेकर 60 पेयर हो सकते हैं। किसके? पंच के। 3 पेयर आपके यूजुअली स्मॉल प्रोडक्शन में ही यूज होगी, लेकिन 60 पेयर का मतलब है आपकी 60 डाई। ठीक है, 60 डाई यानी कि एक ही बार में आपकी 60 टैबलेट बन रही है। तो ये आपकी लार्ज स्केल में बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके बाद आपका अगर मैं बात करूं, ये आपकी 1 मिनट में 200 टैबलेट बनाती है, पर ये आपकी 1 मिनट में 10,000 टैबलेट को बना सकती है। 10,000 tablets per minute. So guys, as we have previously discussed, there are 2 punching machine. That means compression machine. First one is the single punch press और दूसरे आपकी होती है रोटरी प्रेस या मल्टी स्टेशन प्रेस। ठीक है, सिंगल पंच प्रेस और इसके बारे में बेसिक जान चुके हैं। सिंगल पंच प्रेस का मतलब क्या होता है? इसमें एक ही डाई होती है और एक पेयर ऑफ पंच होता है, यानी कि एक बार में एक ही टैबलेट बनाती है। समझ रहे हो बात को? पर ये पर मिनट 200 टैबलेट बना सकती है। अगर मैं मल्टी रोटेशन की बात करूं तो उसमें 3 से लेकर 60 डाइज हो सकती है। अगर सिंगल पंच प्रेस की बात करें तो आपकी स्मॉल स्केल पर यूज होती है या आपकी लार्ज स्केल पर यूज होती है। 60 डाइज का मतलब है इसमें 120 आपके पंच होंगे, यानी कि 60 पेयर्स ऑफ पंच होंगे। ये आपकी पर मिनट 10,000 टैबलेट बना सकती है। ठीक है, अब थोड़े से हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका सिंगल पंच प्रेस है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सिंगल पंच प्रेस में क्या होता है, आपका जो लोअर पंच होता है वो आपका स्टेबल रहता है, मतलब अपनी पोजीशन पर रहता है। सिर्फ अपर पंच ही मूव करता है, ऊपर एंड नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन मल्टी स्टेशन में क्या होते हैं, दोनों पंच आपके मूव करते हैं, अपर भी एंड लोअर भी। तो सिंगल पंच प्रेस में बेसिकली क्या होता है, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा है यहाँ पे। देखिए, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, ये आपका होपर है, यहाँ पे लिखा है होपर। होपर में से आपके मटेरियल्स आएंगे, दैट मीन ग्रेन्यूल्स और पाउडर आएंगे। ये क्या होंगे, आपके डाई में फिट हो जाएंगे। इस पोजीशन पर देखिए, आपका जो अपर पंच है वो ऊपर है, मतलब वो नीचे मूव नहीं किया, लेकिन जो लोअर पंच है वो अपनी पोजीशन पर है, मतलब अपवर्ड है। ठीक है, ताकि डाई को फिल करने में मदद करे। हम दूसरे स्टेप में देखते हैं, जैसे ही होपर में से मटेरियल आ जाता है तो होपर आपका साइड में हो जाता है, मतलब बैकवर्ड आ जाता है। इसके बाद आपका लोअर पंच अभी भी अपनी पोजीशन पर है और अपर पंच भी अपनी पोजीशन पर है। समझ रहे हो? पहले होपर से मटेरियल आए, होपर आपका पीछे गया और आपके दोनों पंच अभी अपनी पोजीशन पर ही है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, आपका लोअर पंच वहीं पर रहेगा जहां पर ये था, अपर पंच आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, ऊपर से नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा ये कंप्रेस करेंगे दोनों मिलके, क्योंकि वो आपका स्टेबल है, और ऊपर से आएगा तो कंप्रेस करेगा और यहाँ पर टैबलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, अब जैसे ही पंच ने, अपर पंच ने इसको टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया, ये पंच आपका दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, मतलब अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, टैबलेट बन चुकी है। लोअर पंच अभी तक अपनी स्टेबल पोजीशन पे है, अपर पंच आपका पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया टैबलेट बनने के बाद। अब क्या होगा, जैसे ही आपका ये अपर पंच ऊपर गया, ये जो आपका होपर है ये आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसको दोबारा डाई भरनी है ना, ये डाई को दोबारा भरेगा, ग्रेन्यूल्स दोबारा आएंगे। जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, टैबलेट आपकी क्या हो जाएगी, इजेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिंगल पंच प्रेस में होता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि लोअर पंच आपका स्टेबल रहता है, मूव नहीं करता, अपर पंच मूव करता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, पहले होपर से मटेरियल आएगा, डाई फिल होगी, ठीक है, होपर आपका वापस अपनी जगह पर जाएगा, फिर लोअर पंच नीचे आएगा, टैबलेट को कंप्रेस करेगा, फिर लोअर पंच दोबारा अपनी वापस जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब ऊपर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, होपर आएगा, होपर टैबलेट को बाहर की तरफ इजेक्ट कर देगा। ये सिंगल पंच प्रेस की वर्किंग होती है। ओके, बात कर लेते हैं मल्टी स्टेशन प्रेस के बारे में। मल्टी स्टेशन प्रेस को जानने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मल्टी स्टेशन प्रेस में क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो कि इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डाई टेबल या टूरेट। हम इसको क्या बोलते हैं, डाई टेबल या ट्यूरेट बोलते हैं। बेसिकली क्या होती है, एक आपकी सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें वेरियस बहुत सारी डाइस बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलर डिस्क है, इसमें बहुत सारी डाइस बनी है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर क्या होता है, आपके पंच, लोअर पंच और अपर पंच आपके मूव करते हैं और टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये डिस्क आपकी मूव करती है तो एक डाई
एक पेयर के कांटेक्ट में ही रह सकती है। ऐसा नहीं होगा कि सभी की सभी डाई आपके पंच के कांटेक्ट में आ जाएगी, ये मूव करती रहेगी और एक पेयर ऐसा होगा जो इसमें टैबलेट को कंप्रेस करते रहेगा। समझ रहे हो, एक डाई आपकी पंच के कांटेक्ट में आएगी, बाकी डाई आपकी फिल होती रहेंगी। समझ रहे हो बात को, यहां पे लिखा भी है डाइज आर माउंटेड इन ए सर्कल इन डाई टेबल और ट्यूरेट। ये माउंटेड यानी कि सर्कल होता है जिसको हम ट्यूरेट बोलते हैं, वहां पर ये माउंटेड मतलब फिटेड होती है। बोथ द डाइज एंड पंचेस रोटेट टुगेदर, डाई और पंच दोनों एक साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद क्या होता है, टुगेदर ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मशीन, जब आपकी मशीन ऑपरेट करती है। सो दैट वन डाई इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वन पेयर ऑफ पंचेस, हमेशा क्या होगा, एक ही डाई आपकी एसोसिएट रहेगी पंच के साथ में। समझ रहे हो, और दोनों क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, क्योंकि होपर को भी भरना है उसको। समझ रहे हो बात को, मान लेते हैं आपकी सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे होपर बढ़ता जा रहा है, इधर टैबलेट पंच हो रही है, तो डाई आपकी ये खाली हो गई, ये घूम के दोबारा भरेगी, फिर दोबारा पंच के नीचे आएगी, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ठीक है, भले इसके अंदर 60 डाई हो या 70 डाई हो, भरेगी एक बार में, पंच एक बार में एक ही डाई पर होगा। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा पार्ट होता है फीड फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड फ्रेम। देखो होपर जब मटेरियल को नीचे डालता है तो डाई में प्रॉपर फिल हो रहा है नहीं, इसको कौन देखता है, फीड फ्रेम। ये क्या करता है, डाई को अच्छे से फिल करने में मदद करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंपार्टमेंट है आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। जब आपकी डाई मूव करती है तो यहाँ पर इसका एक सॉकेट होता है। ठीक है, जब आपका मटेरियल आगे ना भाग जाए, क्योंकि वो राउंड सर्कल में आपकी घूम रही है, तो ये क्या करता है, उस मटेरियल को रोकता है ताकि डाई आपकी प्रॉपर फिल हो सके। समझ रहे हो, तो यहाँ पर लिखा है फीड फ्रेम इज ए डिवाइस यूज्ड टू ड्राइव पाउडर इनटू कंप्रेशन डाइस। ये एक डिवाइस है जो ग्रेन्यूल्स को और पाउडर को डाइस में फिल करती है। इट इज हैज कंपार्टमेंट, इसके पास कुछ कंपार्टमेंट होते हैं विच स्प्रेड ग्रेन्यूल्स ओवर ए वाइड एरिया टू प्रोवाइड टाइम टू फिल। ये क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स ग्रेन्यूल्स को एक वाइड एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको टाइम मिल सके भरने के लिए, डाई के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने फिर भी कोशिश की है। ये आपके एक ब्लॉक डायग्राम है मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन का। इसमें कुछ पार्ट होते हैं आपके, इन दोनों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके 4 रोलर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। एक रोलर आपका छोटा है, मतलब एक पेयर आपका छोटा है और दूसरा पेयर आपका थोड़ा वाइड है, क्योंकि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। जो छोटे वाले रोलर्स हैं इनको हम बोलते हैं प्री कंप्रेशन रोलर। ठीक है, टैबलेट फाइनली कंप्रेस होने से पहले प्री कंप्रेस होती है ताकि उसको शेप मिल सके, और बाद में वो इजीली क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, वॉइड स्पेसेस होते हैं मटेरियल के अंदर, वो वॉइड स्पेसेस आपके रिमूव हो सके, जो एयर इंट्रैप हो चुकी है, एयर आपकी पार्टिकल के बीच में आ चुकी है, वो बाहर निकल सके। ये प्री कंप्रेशन एश्योर करता है। इसके बाद फाइनली आपकी टैबलेट जाती है मेन कंप्रेशन रोलर के बीच में। यहाँ पर आपका फोर्स थोड़ा ज्यादा मात्रा में लगता है और टैबलेट फाइनली आपकी कंप्रेस हो जाती है। तो यहाँ आपके 2 रोलर हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैम ट्रैक होते हैं। एक कैम ट्रैक आपका नीचे होता है लोअर पंच की तरफ, एक कैम ट्रैक आपका ऊपर होता है। ये कैम ट्रैक क्या करता है, ये कैम ट्रैक डिसाइड करता है कि डाई फिल हो रही है नहीं हो रही है। देखो लोअर पंच आपका ऊपर की तरफ होगा यानी कि डाई में फिट होगा, तो ये कैम ट्रैक क्या करता है, उस लोअर पंच को नीचे लेके आता है ताकि डाई में कैविटी बन सके और आपका पाउडर वहां पर फिल हो सके। तो ये क्या करता है, अपर एंड लोअर पंच ये मूवमेंट डिसाइड करते हैं आपके पंचेस के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ऊपर का जो कैम ट्रैक है ये क्या कर रहा है, पंच को रोलर के नीचे मूव कर रहा है, यानी कि रोलर के नीचे वो आ सके इस तरीके से। और जो ये है, ये क्या कर रहा है, लोअर पंच को नीचे की तरफ लेके आ रहा है ताकि डाई में कैविटी बन सके। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पंचेस के मूवमेंट को डिसाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आपका होता है वेट कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक आपका पार्ट होता है वेट कंट्रोल यूनिट, कैम ट्रैकर से आगे की तरफ होती है। ये क्या करती है, जब आपकी डाई भरती है तो डाई के अंदर कुछ एक्सेस मटेरियल आ जाता है, जितने जरूरत है उससे ज्यादा मटेरियल भर जाता है। तो ये क्या करता है, लोअर पंच को ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है, इतना उठाएगा कि एक्सेस मटेरियल आपका बाहर निकल सके। समझ रहे हो बात को। एक यहाँ पर वाइपर टाइप स्ट्रक्चर होती है जो उस एक्सेस मटेरियल को वहां से रिमूव कर देती है। तो वेट कंट्रोल यूनिट क्या करती है, एक्सेस मटेरियल को रिमूव आउट करती है। इसके बाद यहाँ पे एक और कैम ट्रैक होता है, ये लास्ट में होता है आफ्टर बोथ रोलर्स। इसको हम बोलते हैं इजेक्शन कैम।
ठीक है। इजेक्शन कैम का मतलब क्या होता है, जब आपकी टैबलेट रोलर से बन के बाहर निकलती है तो ये लोअर पंच को ऊपर की तरफ मूव कराता है ताकि टैबलेट डाई से बाहर निकल सके। ठीक है, अभी टैबलेट आपकी डाई में है तो ये लोअर पंच को उठाएगा और टैबलेट आपकी डाई से बाहर निकल जाएगी और फाइनली वो इजेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ पार्ट है आपके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, सपोज दैट यहाँ पे आपका होपर है, ठीक है, यहाँ पे आपका होपर है, होपर से आपके ग्रैन्यूल्स आए इस तरीके से और इस स्टेशन में आपके ये मूव कर रहे हैं। जैसे ही ग्रैन्यूल्स आएंगे यहाँ पे इसको डाई मिलेगी तो डाई में आपके ग्रैन्यूल्स फंस जाएंगे। ठीक है, कैम ट्रैकर क्या करेगा, लोअर पंच को नीचे करेगा ताकि डाई में कैविटी बन सके। फिर आगे बात करते हैं, आगे आपका जो वेट कंट्रोल यूनिट है ये क्या करेगा, एक्सेस मटेरियल को बाहर निकाल देगा। फिर आगे बात करते हैं, आगे काम स्टार्ट होता है अपर कैम ट्रैक का। ये क्या करता है, अपर पंच को आपके इसके नीचे लेके आता है, नीचे मतलब आपके रोलर्स के अंदर लेके आता है। ठीक है, तो रोलर्स के अंदर आता है, यहाँ पे आपका नीचे भी रोलर है ऊपर भी रोलर है, दोनों रोलर को हम प्री कंप्रेशन रोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फाइनली इंट्रैप्ट एयर को बाहर निकालेंगे, वॉइड स्पेसेस को बाहर निकालेंगे और लगभग एक शेप प्रोवाइड करा देंगे टैबलेट को। ठीक है, तो यहां से जैसे ही टैबलेट आपकी आगे निकलेगी, मतलब आपका जो मटेरियल है आपकी प्री टैबलेट है वो आगे निकलेगी, या आपके मेन रोलर के बीच में आएगी और मेन रोलर का फोर्स इससे बहुत ज्यादा होता है और ये फाइनली इसको टैबलेट में कन्वर्ट करा देगा। आगे ये मूव करती रहेगी क्योंकि डाई में भी फंसी हुई है। आगे स्टेशन आपका इस तरह से चलता रहेगा क्योंकि डाई आपकी डाई टेबल आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है इस तरीके से। तो ये क्या करती रहेगी, इस तरह से टैबलेट डाई में रहेगी और वो मूव करती रहेगी। फाइनली ये कॉन्टेक्ट में आएगी इजेक्शन कैम के और इजेक्शन कैम क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा बाई मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर पंच। ये लोअर पंच को ऊपर की तरफ उठाएगा, टैबलेट आपकी बाहर निकल जाएगी और फाइनली इजेक्ट हो जाएगी, कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम हो सकता है आपका बेटर ना बना हो, बट मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर कोई भी डाउट इसमें आपको होता है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। ठीक है, एंड नोट्स के साथ में इनके प्रॉपर डायग्राम आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच।